साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज फिर से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सेट तथा विभिन्न राज्यों की हिंदी साहित्य की परीक्षा में आने वाले हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी राज्य में किसी न किसी लेवल पर, स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी साहित्य को लेकर के आदिकाल से संबंधित, आज उन पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। कल तक हम 40 क्वेश्चन तक आ चुके थे। कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। साथियों, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वह स्वयंभू को कहा जाता है। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप जुड़ जाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिंदी साहित्य का ये हमारा सफ़र जब तक मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का और वर्ग 2 का पूरा पेपर नहीं हो जाता फाइनल, तब तक बना रहेगा। आप सभी लोग हमसे जरूर जुड़ें, हिंदी साहित्य की तैयारी करें। और आप यदि हमारे इस चैनल पर मात्र 20 से 25 मिनट देते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित ही आपकी तैयारी में जो वृद्धि होगी वो आप खुद अपने आप पे काउंट कर पाएंगे यदि आप साथ के साथ इस प्रश्नों के नोट्स बनाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए, सबका समय बहुमूल्य है। आज का जो पहला प्रश्न होगा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा कल का लास्ट प्रश्न था, इसलिए रिवाइज कर दिया ताकि आपको पता रहे। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वह स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इसको थोड़ा सा इसका विस्तार से पहले जान लेते हैं। जो हमारा मुख्य तौर पर एक प्रश्न है, इसका जो विस्तार बताया गया है, इससे संबंधित जो फैक्ट हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने पढ़ाने का ही तरीका है कि टू द पॉइंट नहीं पढ़ते हम विस्तार से पढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल पढ़ते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ जब आपके 4 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं, तो जब हम 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो वैसे ही हमारा पढ़ने का तरीका है। आपको पसंद आए तो आप देखें, नहीं आए तो आप वहाँ भी जाके वीडियो देख सकते हैं, जो आपको सीधे क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे, उससे संबंधित कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आपको अपने पढ़ने का थोड़ा सा तरीका भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो पेपर आते हैं वह ऐसे ही आते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो जो है स्वयंभू के बारे में यहाँ बताया गया है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी के निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो एक तो यह है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना गया, स्वयंभू को। स्वयंभू देवकृत पौमचर्यु, ये इनकी रचना है। पाउमचर्यु 5 कांड हैं, इसमें 83 संधियों या सर्गों में विशाल महाकाव्य है। अपभ्रंश का महाकाव्य है। पौमचर्यु स्वयंभू ने लिखा है। अपभ्रंश का इन्हें आदि काव्य माना गया है, जो है यह अपभ्रंश का आदि काव्य है। क्योंकि वाल्मीकि जी का जो आदि काव्य हमारी रामायण मानी जाती है, वैसे ही अपभ्रंश की वाल्मीकि जो है, इसीलिए इनको कहा जाता है स्वयंभू को। और जो है पौमचर्यु को अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू अपभ्रंश का प्रथम महाकवि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि, इसलिए इनको कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, तो अपभ्रंश के कवि हैं। स्वयंभू देव की कृति कौन सी है, तो पौमचर्यु है। इसके अलावा इनकी कृति में कितनी संधि या कितने सर्ग हैं, तो इसमें 5 कांड हैं और 83 सर्ग हैं। साथियों, आप लोगों को एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया है, इसको आदि काव्य भी कहा गया, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का महाकवि कहा गया और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर से हमारा अगला वही प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो जो है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है। स्वयंभू की कृति का नाम जो है पौमचर्यु है। ये जो है अपभ्रंश का आदि काव्य है, इसको भी हमें याद रखना है। स्वयंभू ने लिखा है, तो दोनों चीज़ याद रखनी है। इसमें 5 कांड हैं, 83 सर्ग या 83 संधियाँ हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारी कोचिंग संस्थानों में इस लेवल के फैक्ट नहीं बताए जाते हैं, बहुत सारी जगह बताए भी जाते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म दीक्षित हो गई। ये ऐसा फैक्ट है जो किताबें कहती हैं कि जैसे ही सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, रामायण में आपने देखा होगा, जब भगवान राम रावण को मारने के बाद सीता जी को वापस लेकर के अयोध्या लौटते हैं, उस दौरान सीता जी की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली। ऐसा
कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो ऐसा कहा गया है पौमचर्यु में। किसका ग्रंथ है ये? स्वयंभू का ग्रंथ है। स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं? अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का आदि कवि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और पौमचर्यु को जो है अपभ्रंश की आदि काव्य कहा जाता है। इसको भी हमें याद कर लेना है। एक फैक्ट बार बार इसलिए रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि जब हम 2-3 बार फैक्ट सुन लेते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट जो है घर कर लेते हैं और वो हम लंबे समय तक नहीं भूलते, और एक बार फिर से यदि यही वीडियो देख लेते हैं तो हमारे पास जो है हमेशा हमेशा के लिए वह क्वेश्चन याद हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर है भविष्यत, जो है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, भविष्यत को माना जाता है। इससे जुड़े हुए और जो फैक्ट हैं उसको भी हम विस्तार से देख लेते हैं ताकि उससे संबंधित और भी हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। साथ ही इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वह है लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिसमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। जो है भविष्यत कहा एक रचना का नाम है जो है धनपाल के द्वारा लिखी गई है। इसका पात्र या तो काल्पनिक होता था या किसी दूसरी कथा से लिया जाता था, तो ये भी हमें याद रख लेना है। और ये था इससे संबंधित पूरा विस्तार से जो हमें जानना चाहिए था। इससे संबंधित और प्रश्न जो हमसे बन सकते थे, हो सकता है हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भविष्यत कहा जो महाकाव्य किसका है, तो हम बता सकते हैं अब धनपाल का है। इसमें जो कथानक या नायक होता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या किसी और कथा से लिया जाता है या काल्पनिक या किसी और कथा से, दोनों हैं। तो हम इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? साथियों, हमें यहाँ बताना है कि अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। अपभ्रंश काल का भावभूति कहा जाता है किसको? पुष्पदत्त को। इसको हमें पुष्पदंत को हमें याद कर लेना है। तो इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम देख लेते हैं। इतना ही हमें बताया गया है पुष्पदंत के बारे में कि उनको पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। लेकिन अगला प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? साथियों, अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे दिख रहा है पौमचर्यु जो है, हमने इसके पहले ही क्वेश्चन में देखा स्वयंभू की रचना है, तो ये जो है पुष्पदंत की नहीं हो सकती। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि पुष्पदंत की रचना नहीं है। कई बार हमें क्वेश्चन में नहीं दिखता, उसको हमें बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पदंत की रचना नहीं है पौमचर्यु। ये जो रचना है ये जो है स्वयंभू की है, जिनको अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। साथ ही उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और जानकारी हमें यहाँ पे उपलब्ध है कि जो पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है, ये स्वयंभू की रचना है। इसके अलावा इनकी 2 अन्य रचनाएं, किसकी? स्वयंभू की। कौन कौन सी हैं? ऋठ्ठणैमिचर्यु और स्वयंभू छंद जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। जबकि पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? महापुराण, जयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ये 3 रचनाएं हैं जो है पुष्पदंत की हैं, महापुराण, जयकुमार और जसहर। इनको हमें याद रखना है। तो आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। अभी हमने पढ़ा है पौमचर्यु स्वयंभू की है, स्वयंभू छंद स्वयंभू की है, ऋठ्ठणैमिचर्यु स्वयंभू की है, लेकिन महापुराण जो रचना है वह जो है पुष्पदंत की है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगला प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि। खड़ी बोली जो एक हमारी हिंदी है उसके सबसे पहले कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले जो प्रमुख कवि सबसे पहले माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। इसके संबंधित और भी जो जानकारी है वह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमीर खुसरो से संबंधित जो जानकारी बताई गई है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। मतलब हम यदि कोई बोले कि खड़ी बोली का हिंदवी के नाम से उल्लेख
किसके काव्य में मिलता है, तो हमें बताना है अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है। इसके अलावा हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने किया। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खाली कवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल इत्यादि हैं। तो ये भी हमें इनकी रचना याद कर लेना है, कौन कौन सी हैं। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में सबसे पहले हिंदी का नाम हिंदी भी मिलता है और खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप इसको रजिस्टर में नोट डाउन फैक्ट बना के लिख लेते हैं तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए जो है इस साहित्य का मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर पेन और कॉपी लेकर के ही बैठें। जब भी आप पढ़ते हैं, जो जानकारी आपको लगती है कि हम भूल जाएंगे बाद में और आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम, तो हम सीधा बता सकते हैं अमीर खुसरो। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। साथियों, इसका हमें राइट आंसर बताना है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो मुकरी लिखने का, मुकरी एक साहित्य की कोई विधा होगी जो कविता के क्षेत्र में लिखी जाती है, अमीर खुसरो है। इसको भी हमें याद रखना है। मुकरी, पहेलियाँ दोनों अमीर खुसरो की हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमें बताना है अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियों का मुख्य उद्देश्य था, वह था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ये इसका राइट आंसर है। अमीर खुसरो का जो साहित्य है, उनकी दोनों उद्देश्य थे कि एक तो लोगों का मनोरंजन भी हो और उसी के माध्यम से कुछ लोक व्यवहार की, लोक कल्याण की, हमारे समाज में जो हमारा व्यवहार है उसकी शिक्षा भी उन्हीं के पहेलियों के माध्यम से दी जाए। तो इसका राइट उत्तर है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। साथियों, शिलांकित कृति के बारे में हम आगे जानेंगे क्या कहलाती है। अभी आपको इसका उत्तर बता दें, राउल बेल जो है शिलांकित कृति है। इसका राइट उत्तर जो है वह है राउल बेल। इसके बारे में और विस्तार से हम देख लेते हैं, क्या राउल बेल है, क्या शिलांकित कृति है, इसके बारे में क्या फैक्ट हैं, ताकि इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाए। साथ ही इससे संबंधित जो फैक्ट हमें मिले हैं वह है शिलांकित कृति राउल बेल है। शिलांकित कृति राउल बेल है, इसको हमें याद रख लेना है। सबसे पहले तो डायरेक्ट एक उत्तर हमारा आया, एक प्रश्न यहीं से बन गया। इससे संबंधित दूसरा तथ्य है, गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ऐसी रचना जो गद्य और पद्य में लिखी जाती है उसको चंपू काव्य कहा जाता है। एक तो बात याद रख लें। साथ ही जो शिलांकित कृति राउल बेल है, यह जो है चंपू काव्य या चंपू शैली में लिखी गई है। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग से हुई है। नखशिख का मतलब होता है नाखून से लेकर के सिर तक का वर्णन जो पूरे श्रृंगारिक होता है। नायिका के एक एक अंग का वर्णन करना ही कहलाता है नखशिख वर्णन। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन किया, मतलब इसकी नायिका हम याद रख सकते हैं राउल है, और राउल बेल जो है कृति का नाम है। फिर गद्य का प्रयोग किया गया, मतलब पहले इसमें जो है इन्होंने पद्य में बताया कविताओं के माध्यम से, फिर उसी को गद्य में बताया। इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि हैं। राउल बेल के रचयिता का नाम है रोडा। साथियों, ये काफ़ी लेवल के प्रश्न हैं। यदि आप वर्ग 1 की नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 2 की, तो निश्चित ही आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मैं फिर से बार बार कहता हूँ, मटेरियल कंटेंट लेवल का मिलेगा, बस आपको चमक दमक नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो बच्चे पैसा दे करके नहीं पढ़ पाते, ऐसे साथी जो कुछ बनने का सपना देखे हैं लेकिन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग कर सकें या फिर ऑनलाइन ऐप्स आधारित कोर्स की सब्सक्रिप्शन ले सकें, उनको अच्छा मटेरियल देना मेरा मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बाकी इसके आगे पीछे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इतने विस्तार से पढ़ाता हूँ। भले ही कम लोग देखेंगे, लेकिन जितने लोग देखेंगे उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और मेरी यही खुशी की बात है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि मेरे इन पढ़ाए हुए प्रश्नों से, मेरी इस मेहनत से एक व्यक्ति भी यदि किसी एक अच्छी जगह जाके पदस्थ हो जाता है, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है और इससे बड़ी मेरे लिए कोई फीस नहीं है।
तो साथियों इसलिए मैं इसको इतने विस्तार से पढ़ाता हूँ, बड़े आराम से पढ़ाता हूँ। 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लेकिन 20 में हम 100 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कराते हैं। आप देखेंगे, यदि आप रेगुलर ऐसे देखते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलेगा। राउलवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा हिंदी की 7 बोलियों की शब्द हैं, जो हिंदी की 7 बोलियां हैं उसके इसके शब्द हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा प्रधान है। चूँकि राजस्थान भी हिंदी भाषी प्रदेश है, तो सभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब के ऊपर लगा हुआ एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो इन सभी राज्यों के, और बिहार भी हमारा हिंदी भाषी प्रदेशों में आता है। तो इन सभी प्रदेशों की जब हम साहित्य की बात करते हैं तब मिलाकर के पूरा हमारा हिंदी साहित्य कंप्लीट होता है। भले ही आप किसी भी स्टेट से हों, आपको सभी जगह के साहित्य की थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आज का इसका हमने पूरा विस्तार देखा। शिलांकित कृति राउलवेल है, जो है चंपू काव्य में लिखी गई है। राउल इसकी नायिका है और राउलवेल ने इसमें नक्सिक का वर्णन किया है। राउलवेल इसमें जो कृति में, इसके लेखक का नाम रोडा है और जो है हिंदी भाषा की 7 बोलियों में लिखी गई है। राजस्थानी इसमें प्रधान है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके 6 से 7 प्रश्न ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गए। तो ये था राउलवेल के बारे में, एक शिलांकित कृति है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, राउलवेल किस तरह की रचना है। देखिए यूपी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, एलटी ग्रेड की परीक्षा में। राउलवेल जो कृति है वह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज हम 60 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, जो वह है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बढ़ते तो इसके विस्तार को हम देख लेते हैं। इसका जो हमें विस्तार बताया गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। तो एक तो हमें याद रखना है कि महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित कौन थे, दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है शब्दों में कहा गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था और यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। कब? 12वीं शताब्दी में। ये आदिकाल की बात है, क्योंकि आदिकाल का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है वो माना है विक्रमी संवत 1050 से 1350 तक। साथियों एक फैक्ट आपका ठीक करूंगा, अचानक से याद आ गया कि जो मैंने अभी आपको आदिकाल का समय बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वह जो है 1050 से 1375 है, 1350 नहीं है। आप इसको सुधार लें, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है, कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है, तो हमें उसको सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप उसको सुधार लें कि जो है आदिकाल का जो समय बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 बताया है, और ये रचना जो है 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, मतलब ये आदिकालीन रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महाराजा गोविंद चंद्र की सभा के दामोदर शर्मा जो है पंडित हैं, इनने इस रचना को लिखा है, और इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इस समय जो है व्याकरण पर ध्यान दिया जाने लगा था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। साथियों हमें बताना है कि रासो ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे। आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। जिसको पता है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। रासो ग्रंथ जो लिखा गया था आदिकालीन ग्रंथ है, और इसमें मुख्य रूप से जो ग्रंथ लिखे गए डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए। साथियों बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये डिंगल पिंगल क्या है। तो डिंगल पिंगल एक लेखन की शैली है। डिंगल मतलब होता है अपनी भाषा में कहें तो डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना। तो इस ग्रंथों में यही बातें कही गई हैं। वीर जो है राज दरबारी कवि हुए हैं। राज दरबारी कवियों का ही काम होता था कि अपने राजा को खुश करना। राजा को खुश करने के लिए वह जो है लंबी लंबी फेंकते थे, राजा की तारीफ में ऐसी बातें करते थे कि राजा बिल्कुल सुन करके खुश हो जाते थे, और वही कहलाता है डिंगल पिंगल शैली। तो इस तरीके की शैली में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं डिंगल पिंगल शैली। रासो ग्रंथ जो है डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए हैं। कुछ रासो ग्रंथ हैं जिसमें प्रमुख है आपका पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई ने लिखा है। आप इसको याद कर लें, और यदि आपको इसको याद करना है पृथ्वीराज रासो को, तो आप याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई ने लिखा। एक है आपका खुमार रासो जो है दलपति विजय ने लिखा। इसके अलावा
एक है आपका परमाल रासो जो आपका जगनिक ने लिखा, एक आपकी राजतरंगिणी है जो कल्हड़ ने लिखी। आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। और आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आप प्रतिदिन 20 मिनट का ये वीडियो हमारे चैनल पर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता देखते हैं तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर की वृद्धि होगी। ये मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ यदि आप पूरे वीडियो देखते हैं और इनके नोट्स बनाते हैं। क्योंकि यदि हमें क्वालिटी से पढ़ना है और क्वांटिटी भी कंटेंट की अच्छी चाहिए तो हमें कुछ मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। आप सोचें कि रजाई में मुंह बंद करके हम वीडियो देख लें, सुन लें और हमें याद हो जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब 2 से 5 बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर के वो हमारे ज़हन में फिक्स होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।